नमस्कार भाई आप सभी को। तो मुझे उम्मीद है छुट्टी चल रही है आपकी और छुट्टी आप एंजॉय कर रहे हो घर पे। तो बहुत दिन हो गए छुट्टी करते करते आपको, तो चलो आज थोड़ी पढ़ाई करते हैं। तो ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है, रासायनिक बलगतिकी। इसके बारे में जानते क्या होता है। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण और उन पर विभिन्न भौतिक कारकों जैसे अभिकारी पदार्थों का सांद्रण, ताप, दाब, उत्प्रेरकों की उपस्थिति आदि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अब इसे हम सिंपल भाषा में जानते हैं। रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें वेग का निर्धारण करना कि वेग ज़्यादा है कम है, वो है कितना वेग, उसके बारे में जानना। और अभिक्रिया में सांद्रण, ताप और दाब, उत्प्रेरकों की उपस्थिति के बारे में जानना कि इनके प्रभाव से अभिक्रिया पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसे हम रासायनिक बलगतिकी के नाम से जानते हैं। चैप्टर का नाम भी यही है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में। रासायनिक बलगतिकी विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वालों में विल्हेल्मी नाम के प्रमुख वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसके बारे में बताया कि रासायनिक बलगतिकी के बारे में कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इन पे क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती हैं। सन 1850 ईस्वी में उन्होंने बताया और एक अभिक्रिया के माध्यम से बताया। अभिक्रिया में क्या करा उन्होंने, अम्ल की उपस्थिति में शर्करा के जल अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन करा। आप जानते हो शर्करा को सुक्रोज कहते हैं। C12H22O11 का फॉर्मूला होता है, उसकी क्रिया उन्होंने जल से क्रिया कराई और जल अपघटन करा, तो उसके आधार पर उन्होंने पता लगाया। अब टॉपिक नंबर 1 है वेग के कारण रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन ड्यू टू वेलोसिटी। हम इस चैप्टर में बहुत अच्छी चीज़ पढ़ेंगे। लास्ट में मैं आपको ये दिखाऊंगा जब हमारी 3-4 दिनों में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 4-5 दिनों में, कि नीट एग्जाम में इस चैप्टर से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके फिर आंसर भी आपको रीजन के साथ बताऊंगा। तो जो बच्चा इस चैप्टर को ध्यान से समझ लेगा तो इस चैप्टर से जो भी 4-5 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो वो आप अच्छे से जवाब दे पाओगे और उनकी गलती आप नहीं करोगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका वेग के कारण रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन ड्यू टू वेलोसिटी। तो सबसे पहली है तत्कालिक अभिक्रिया या फिर आयनिक अभिक्रिया। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, ध्यान से पढ़ने वाले हैं। वे अभिक्रिया है जिनका वेग इतना अधिक होता है कि उसे सामान्य विधि के द्वारा मापा नहीं जा सकता है, तत्कालिक अभिक्रिया कहलाती है। फिर है आयनिक अभिक्रिया, तत्कालिक अभिक्रिया होती है। ये जो अभिक्रिया होती है ना, आयनों पर निर्भर करती है। आयन हम जानते हैं प्लस माइनस जो होते हैं, 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। क्योंकि ये अभिकारकों के आयनों के मध्य होती है और इनकी गति इतनी अधिक होती है, ये पलक झपकने में 10⁻³ सेकंड में ही पूर्ण हो जाती है। तो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत तेज़ी से होती है। और साथ में ये एग्जाम्पल के नाम से समझ सकते हैं, जब हम सोडियम क्लोराइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराते, AgNO3 से कराते हैं, जब भी आप रिएक्शन लिखोगे पेपर में तो जो उनका यौगिक का नाम है उसका नाम आप जरूर लिखोगे सूत्र के नीचे यौगिक के। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनता है और AgCl सिल्वर क्लोराइड बनता है, जो कि सफ़ेद रंग का होता है, अपक्षेप होता है। सेकेंड आपका अति मंद अभिक्रिया, अभिकारकों के अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रियाओं को आणविक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक तो जानते हो जो एरो से पहले होते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो हमारे अभिकारक होते हैं। तो अभिकारक के अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रियाओं को हम आणविक अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं की गति कम होती है। इनमें से कुछ अभिक्रियाओं की गति इतनी कम होती है कि कई दिनों में, वर्षों में पूर्ण होती है, लेकिन इन्हें परिचलनीय ऑब्जर्वेबल और मापनीय यानी मेजरेबल परिवर्तन ये नहीं होता। इन्हें ना तो इन्हें माप सकते हैं ना इनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं इस प्रकार से। उदाहरण आपने देखा होगा, जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, दोनों को छोड़ देंगे, काफ़ी लंबे समय में जल बन के हमारा तैयार होगा और कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने की अभिक्रिया गति इतनी कम होती है कि कई वर्षों में उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, बहुत ही कम परिवर्तन आता है। मंद अभिक्रिया, अधिकांश आणविक अभिक्रिया सामान्य गति से होती है। ये अभिक्रिया कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती है तथा मंद अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो
एथिल एसीटेट बनता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, CH3COO2H5+H2O। तो इन वीडियो को आप पॉज करके इनके अच्छे से आप नोट्स भी बना सकते हो, पेपर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। सिंपल से अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, यानी बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया होती है, बहुत फास्ट नहीं होती है, तो मंद अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, आज हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी सी वीडियो बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इन्हें आप ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले समय में जो इस चैप्टर की डेरिवेशन है, जो न्यूमेरिकल है, इस पर डिपेंड है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक के उत्पाद पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। हम जानते हैं 10th क्लास में भी, 9th में भी आपने अभिक्रिया के वेग की परिभाषा पढ़ी होगी। जब फिजिक्स में नॉर्मल आपने वेग पढ़ा होगा, उसी से संबंधित, वहाँ पर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में अभिक्रिया पर डिपेंड है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक के उत्पाद पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है। चाहे हम जानते हैं अभिकारक के जो सांद्रण है वो कम होगा और उत्पाद का जो सांद्रण है वो बढ़ेगा। वो तभी हो पा रहा है जब कोई समय लग रहा है उस अभिक्रिया में, तो अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। किसी एक अभिकारक की सांद्रता में कमी के रूप में, यानी जब कोई अभिक्रिया होगी तो अभिकारक की जो मात्रा है वो कम होगी और जायज़ दूसरी तरफ उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। तो किसी एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के रूप में, तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी और अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी। अभिक्रिया का वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक के सांद्रण में कमी, प्रयुक्त समय और अभिक्रिया का वेग बराबर दूसरा फॉर्मूला बनेगा अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि और अपोन में प्रयुक्त समय। समझ में आ रहा होगा। तो भाई एक में हमने अभिकारक, अभी जो अभिकारक लिया है उसमें कमी ली है सांद्रण में, और दूसरे फॉर्मूले में हमने उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि ली है। बस हमने एक वर्ड चेंज करा है, दो वर्ड, अभिकारक की जगह उत्पाद आ गया, कमी की जगह वृद्धि आ गई। इसका जो मात्रक होता है वो मोल पर लीटर इंटू सेकेंड होता है। क्यों होता है? भी सांद्रता को जानते हैं मोलरता के नाम से, और मोलरता का फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर। पढ़ा भी होगा आपने 3-4 डेफिनेशन, मोलरता, नॉर्मलता, ठीक है। तो अच्छे से आपने सारी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। और इनटू सेकंड, अपोन में समय होता है, तो जाइए समय होता है समय परिवर्तन की दर को। तो सिंपल है, आसान है। तो मुझे उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको समझ में आएगी। ये अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स भेज दूँगा पूरे चैप्टर के, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद आप सभी का। छुट्टी को एंजॉय करिए, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिए, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।